सीधे न्यूज रूम से देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं तमाम बड़ी खबरों की, जिस पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे तमाम संवाददाता और ग्राउंड जीरो से हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ ही तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हम लेने वाले हैं। बिल्कुल, और मैं निदा अहमद आपके साथ अगले 1 घंटे हर खबर को विस्तार तक पहुंचाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस 1 घंटे में यानी 1 से 2 बजे के बीच हम क्या लेने वाले हैं, कौन सी वो खबरें हैं जिन पर फोकस होगा। आइए जल्दी से बारी बारी आपको बता देते हैं। सबसे पहली खबर, अभी तक की बड़ी खबर कि बिहार में नई सरकार, इससे आपको वाकिफ कराएंगे कि अब बिहार में कैसी हलचल है और आगे अब क्या होने वाला है। बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर, परिवर्तन पर बीजेपी भड़क गई है। बिहार में जिस तरह से सरकार बदल चुकी है, अब बीजेपी का कहना है कि यह दरअसल हमारे साथ विश्वासघात है कि इस तरह अचानक से गठबंधन को तोड़ दिया और नई सरकार बना ली है। बिल्कुल, तो इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर जो होगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो ये होगी कि गुजरात मिशन पर केजरीवाल है। और अगर गुजरात केजरीवाल जा रहे हैं तो केजरीवाल में कौन सी वो घोषणाएं हैं जिस पर उनकी नजर होगी, या फिर गुजरात वासियों को कैसे लुभाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते नजर आएंगे, बताएंगे आपको इस 1 घंटे में। बिल्कुल, तो आज चौथा वादा है। उधर देखिए, महाराष्ट्र में विभागों पर मंथन चल रहा है। लगभग 1 महीने बाद आप देखिए कि कैबिनेट ने शपथ तो ले ली है, लेकिन किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहने वाला है, इस पर पूरा गहन मंथन जो है वो चल रहा है। दिल्ली में इसको लेकर बैठकें भी हुई हैं और उसके बाद अब विभागों पर मंथन किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक भी इस पर रखी गई है। ये चौथी बड़ी खबर होगी जिस पर हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बाद, तो आगे 5वीं बड़ी खबर जो होगी वो ये कि बडगाम में ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है, क्या हुआ था और कैसे हमारे सुरक्षा बलों ने ये कामयाबी हासिल की, बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से आपको अगले से 1 घंटे में। बिल्कुल, आजमगढ़ में एटीएस को एक बड़ी कार्रवाई की है आजमगढ़ ने, और एक बड़ी सफलता मिली है एटीएस को, यूपी एटीएस को, जहां पर आतंकी कनेक्शन रखने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया है। और ये वो व्यक्ति है जिसका आईएस रिक्रूटर से सीधा संपर्क बताया जा रहा है। खासकर स्वतंत्रता दिवस से पहले इससे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है यूपी एटीएस की ओर से जो कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, तो 6 खबरें अभी तक आपको हमने बता दी, लेकिन इसके अलावा जो 7वीं बड़ी खबर होगी वो होगी श्रीकांत त्यागी को लेकर, क्योंकि गालीबाज की गिरफ्तारी पर किसे मिला है इनाम, बताएंगे आपको। क्योंकि लगातार वाहवाही लूट रही जो पुलिस है उसकी हौसला अफजाई करने की अब तैयारी यहां पर हो रही है, तो दिखाएंगे आपको पूरी खबर कि कैसे गालीबाज की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद अब कितना इनाम जो है जिन लोगों ने पकड़ा है उनको मिलेगा। विस्तार से पूरी खबर आपके सामने अगले से 1 घंटे में। बिल्कुल, और आखिरी जो बड़ी खबर होने वाली है वो आपको बताते हैं, कोरोना से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है आपको सावधान रहने की जरूरत है। मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी यह है कि सावधानी आप बरतें ताकि ऐसे मामले जो है वो ना बढ़े। एक तरफ देश में मंकी पॉक्स का कहर हम देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। तो ये तमाम 8 बड़ी खबरें हैं जिस पर अगले 1 घंटे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही सबसे अहम चीज, ये 8 बड़ी खबरें जिस पर हमारे जो संवाददाता है वो तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस बारे में तमाम अपडेट्स जो हैं और उसके साथ ही उनकी राय क्या है, इस मसले को वो किस तरह से देखते हैं, ये सब समझाने वाले हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में आज से फिर से नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बनने जा रही है। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण समारोह का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार अब राजनीति में इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि अगर बिहार से राजनीतिक कोई खबर आती है, कोई हलचल आती है, तो ऐसा नहीं होता जिसमें नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होती हो। सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि तमाम राजनीतिक दल भी इस बात को समझ चुके हैं कि भले ही चाहे गठबंधन के साथ हो, अकेले हो या फिर पूरी सीटें नहीं आई हो, लेकिन सरकार किसी की भी बने, गठबंधन किसी के भी साथ हो, सीएम का चेहरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही रहेंगे। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से 8वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री की, उनको लेकर के खबरें तेज हैं, आपसी झगड़े, आपसी कलह की भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि मीडिया में कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है, क्योंकि कोशिश ये दिखाने की हो रही है कि बिहार में सब कुछ अच्छा बा। लेकिन जिस तरीके से विभागों की हम बात कर लें, उस पर अड़चने पैदा हो रही है कई। और अगर खुद हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चौतरफा मोर्चा जो है वो खोले हुए है। बीजेपी का ये कहना
है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की जनता के साथ दगा की है, बीजेपी की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। हालांकि हमने अपना वादा निभाया है, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक चारुल, जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने 6 राज्य ऐसे जहां पर सरकारें गिराई, अपनी बनवाई, और अब बिहार में खुद ही अपनी सरकार जब गवा दी तो वो कई तरह के आरोप लगाती नजर आ रही है। हालांकि ये रास्ता खुद बीजेपी ने ही बाकी और राजनीतिक दलों को दिखाया है। चारुल, बिल्कुल देखिए, सबसे अहम चीज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और ये 5वीं बार है जब नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। एक बार जो चिराग पासवान ने कही उससे स्पष्ट हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सरकार किसी भी दल के साथ बनाई जाए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से अचानक से राजनीतिक हलचल बढ़ी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं राज्यपाल के पास, और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से जो समीकरण है वो बदलने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। बहरहाल आज शपथ होना है। निदा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, नीतीश कुमार का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, ऐसे में उनका सियासी सफर अभी तक क्या रहा है वो समझना बेहद जरूरी है कि कब कब उन्होंने पाला बदला, कब कब वो सरकार में आए, कब कब किसका साथ छोड़ा। तो आइए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जिनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार का सियासी सफर। दरअसल पहली बात 3 मार्च 2000 को सामने आते हैं, बहुमत नहीं होने से 7 दिन की सरकार जो थी वो गिर जाती है। तो सियासी सफर नीतीश कुमार का आप ये देख रहे हैं। आपको बताने की दूसरी बात, 2005 में बीजेपी के साथ वो सरकार बनाते हैं, बीजेपी के साथ 2005 में आ जाते हैं चारुल, और 24 नवंबर 2005 को सीएम पद की वो शपथ ले लेते हैं। बिल्कुल देखिए, ये सियासी सफर हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और इस बार अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। 24 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे हैं और तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये सियासी सफर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 243 में से 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी। निदा, बिल्कुल, चौथी बार 2014 में आरजेडी के साथ वो सरकार बनाते नजर आए थे। 2014 में आरजेडी के साथ वो नजर आए और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, लिहाजा मैं इस्तीफा देता हूं। और वहीं 22 फरवरी 2015 को फिर से सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली थी। बिल्कुल, और इसके बाद देखिए 19 नवंबर 2015 तक अपने पद पर बने रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उसके बाद 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके बाद फिर आगे उन्होंने अपनी सरकार चलाई। 6ठी बार घटनाक्रम थोड़ा सा नाटकीय रहा। क्यों रहा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आरजेडी से फिर से मतभेद हो गया और फिर से मतभेद हुआ तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यहां पर सरकार गिरा दी। 26 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2017 को बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना ली। तो निदा, ये सब देखिए चलता रहा है। बिल्कुल, 7वीं बार 16 नवंबर 2020 को सीएम पद की उन्होंने शपथ ली थी और अब वो दिन, वो तारीख जब 8वीं बार वो फिर से अपनी शपथ लेने जा रहे हैं और फिर से आपको बता दें कि वो एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का सियासी सफर जो था आपने जाना। अब आइए आपको बताते कि तेजस्वी में कितना तेज है, क्योंकि 2015 में पहली बार वो जो थे विधानसभा चुनाव लड़े थे, राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी एंट्री हो गई। राघोपुर सीट से विधायक हुए थे वो निर्वाचित, जबरदस्ती हम इसे कहेंगे कि राजनीति में उन्होंने एंट्री की। 26 साल की उम्र में महागठबंधन सरकार के वो डिप्टी सीएम जो थे बन गए थे। और बिल्कुल 2017 में तेजस्वी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के चलते महागठबंधन को तोड़ दिया गया था। नीतीश कुमार ने कहा था भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकता हूं। 2017 से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी बने थे तेजस्वी यादव। 2020 तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी बनी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और 2015 में पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़े। एक बार फिर से ये जो राजनीतिक सफर है जहां से शुरुआत हुआ है वो बता रहे कि तेजस्वी में आखिर कितना तेज है। बिल्कुल, तो आपने दोनों का सियासी सफर आपको समझाने की हमने कोशिश की। यहाँ पर नीतीश कुमार के बारे में आपको हमने बताया, तेजस्वी यादव के बारे में आपको हमने बताया कि कब किसने क्या उपलब्धि हासिल की, कब कौन किसके साथ गया। आइए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर का, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मनोज सिंह। मनोज सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मनोज, सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जिस तरीके से हमने देखा 4 से 5 दिन में बिहार की पूरी सियासत जो थी बदल गई। नहीं लगता
कि वो सरकार, मैं बीजेपी की बात यहां पर कर रही हूं, जो अभी तक दूसरों की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने में माहिर थी, आज कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार में धोखा खा गई। नीतीश कुमार ने उनको पटकनी दे दी। चूक कहां पर हो गई? देखिए, चूक नहीं हुई है, ये बीजेपी जो है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में रही, और जब इस बार वो सरकार में आई तो चूंकि संख्या बल में वो ज्यादा थी, और संख्या बल में ज्यादा होने के कारण नीतीश के पास उस समय 2020 में जो रिजल्ट आया तो इनके पास 43 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 75 सीटें थी। बाद के दिनों में इनकी सीटें बढ़ी, कुछ लोग इनमें शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगातार ये महसूस हो रहा था कि हम बड़ी पार्टी होने पर हमारी भी मर्जी चलनी चाहिए। तो कई बिंदुओं पर सवाल उठते रहे, कई कुछ मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग शराबबंदी को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सुशासन पर सवाल उठाते रहे। खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, ये लगातार हमलावर रहा करते थे नीतीश सरकार के ऊपर, जबकि वो पार्टी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन वो कभी संयमित नहीं रहे। हर चीजों पर वो आक्रामक हो जाते थे और सरकार के खिलाफ में बयान देते थे। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल जी जुड़े हैं। आसिफ जी, देखिए, शक्लो सूरत तो बदल चुकी है। फिलहाल बिहार में सरकार की 2 बजे शपथ ग्रहण भी होना है। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं? सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं जहाँ हूँ वो जीतन राम मांझी जी का आवास है, जो बिहार की राजनीति की एक धुरी हैं, जो बिहार में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। संतोष मांझी जी हैं, जो अभी वर्तमान में सरकार के मंत्री हैं और आगे भी मंत्री रहेंगे। ये इकलौते ऐसे शख्स होंगे, मतलब खास तौर पे जेडीयू को बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो ये इकलौते संतोष मांझी जी होंगे जो मंत्री होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। खास तौर पे जो काम इनके रह गए हैं उन तमाम कामों को भी पूरा करेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गार्जियन है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीति के धुरी के तौर पर पहचान जाने वाले जीतन राम मांझी जी। सर, बधाई दूँ या ये कहूँ कि बीजेपी नाराज़ है, बीजेपी तरह तरह के आरोप लगा रही है, उसका जवाब? देखिए, बधाई तो हम दिया ही है और बधाई के पात्र भी हैं नीतीश कुमार जी, जो समय की नाजुकता को समझते हुए आज निर्णय उन्होंने लिया है, और हम आशा करते हैं कि उनका निर्णय से राज्य को फ़ायदा होगा। और रही बात आरोप प्रत्यारोप का, तो नियम ही है कि जहीं कुछ इस तरह की बात होती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। रही बात कि आरोप में कितना दम है, ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने धोखा दे दिया, और उसमें अब आपका भी नाम जोड़ रहे हैं वो लोग कि वो भी उनके साथ चले गए, जबकि जब कोई नहीं पूछता था हमने वो इज्जत दी, मान सम्मान दिया, हम सरकार बनाए, हम सरकार में लेके आए, और इस तरह के तमाम तरह के बड़े आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हमको पता नहीं है, लेकिन यदि आप कहते हैं तो इसका स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं। जब भी हमने एनडीए में ज्वाइन करने का काम किया महागठबंधन से, उस समय का भी मेरा वक्तव्य आप सुन लीजिए, पेपरों में भी होगा कि हम एनडीए में नहीं बल्कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, और नीतीश कुमार जब एनडीए में हैं तो हम भी एनडीए में, यही मेरी बात थी। और इधर भी हमारे बात सुने होंगे कि नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे, उनके नीति में कार्यक्रम से हम सहमत हैं, इसलिए हम नीतीश जी के साथ हैं। और समर्थन उनका जो अभी चल रहा है बात, तो हम अनकंडीशनल समर्थन उनको दिया है कि भाई नीतीश जी जो करेंगे, जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो बीजेपी कह रही है धोखा दिया, आपको लगता है? क्योंकि आप तो बहुत करीब रहे नीतीश जी के, और तमाम जो घटनाक्रम चल रही थी उसमें तो सब कुछ आपने देखा है, क्या हुआ? देखिए, इसको मैं धोखा नहीं मानता हूँ, और धोखा इसलिए नहीं मानता हूँ कि विकास और अनेक प्रकार का जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम, अब बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है, वायु प्रदूषण इत्यादि इत्यादि मामला, ये ऐसे कॉमन समस्या है जिससे सबको डील करना होगा। सब सरकार आएगी, इसके बारे में सोचेगी, कम या बेसी। लेकिन एक चीज़ जिसको हिंदुस्तान के लिए खतरा माना जा सकता है, इसकी सॉवरेनिटी के लिए खतरा माना जा सकता है, वो है हिंदुस्तान की सांप्रदायिकता।
हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान का संविधान बना, तो धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। पहले जो था या काम चल रहा था तो उसमें थोड़ी भनक थी, लेकिन हम लोग यही समझते थे कि इस रूप में जो वर्तमान रूप में भाजपा आई है और भाजपा अपना इस तरह का कार्यक्रम चला रही है, वो राष्ट्र के हित में कतई नहीं है। यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना या हिंदुत्व को ही इधर उधर करना, या जो आज धर्मांतरण के मामला आता है वहाँ पर गरीबों के साथ जो आज पेश लोग आ रहे हैं, ये सारी ऐसी बातें हैं जो हम गरीबों के लिए हित में नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में इससे खतरनाक कोई भी बात नहीं हो सकती है। और इस चीज़ को भांप करके अगर नीतीश कुमार जी ने आज भाजपा का साथ छोड़ने का काम किया तो उन्होंने काबिल तारीफ़ काम किया है। उनको हम इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ संतोष सुमन जी भी हैं जो मंत्री हैं। और अनिल जी, यहाँ मैं अगर बैठ जाऊँ तो मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। मैं संतोष जी से एक दो सवाल ज़रूर लेना चाहेंगे। संतोष जी, आप तो राज्य मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री के तमाम कैबिनेट के हिस्से भी रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा निर्णय होगा, या इस निर्णय के पीछे कुछ ठोस वजह है जो बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है? देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और हमारी पार्टी शुरू से ही, स्थापना काल से ही गरीबों के हित के आशिफ, लिए आपके काम पास करते में हैं। आऊंगे, आप बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी वहां से साझा करें, आपके पास में आऊंगे। लेकिन इस वक्त बिहार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुशील मोदी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150 पौने 200 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको केवल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालात स्थिति ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 3-3 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है। 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। और 2020 में जब नरेंद्र मोदी आए तो ये तो समाज के सभी तबकों का वोट मिल रहा था, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30-35% है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज उनको अपना नेता मानता है। अति पिछड़ा का एक एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी की झोली में पड़ गया, तब आप मुख्यमंत्री बने और तब बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी। तो नीतीश जी, ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है, ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30% अति पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो ये अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन्न कहा था, वो जिन्न जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन्न आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे। 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। और मित्रों, पिछली बार जब आपने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से, तो आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूँगा, और कहा कि तेजस्वी नहीं कोई जवाब नहीं दे पाए, इसे मैं गठबंधन तोड़ रहा हूँ। उस समय तो केवल सीबीआई ने छापा मारा था, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वो चार्जशीटेड हैं, भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हैं, वो बेल पर हैं। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनकी बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले के मामले में
ये चार्जशीटेड हैं, ये बेल पर हैं, उनका ट्रायल शुरू हो गया है और इतने पुख्ता सबूत हैं कि इस ट्रायल का परिणाम उनकी जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहा हूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। दोनों रिपोर्टर लाइव रहेंगे। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था, पलटू राम बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है, आज शपथ ग्रहण होगा और मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल को स्मरण कराना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था और कहा था कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। तो मित्रों, बिल्कुल, तो यहाँ पर बिहार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। सुशील मोदी ने आरोपों की एक फेहरिस्त जो है वो सामने रख दी है और नीतीश कुमार पर तमाम आरोप लगाए हैं। खबर सीधे न्यूज रूम से आप देख रहे हैं। दरअसल आपको हम बताएं कि बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। पहला दिन है आज, लेकिन आज के पहले दिन ही बीजेपी ने अपने रुख जो है वो आक्रामक कर दिए हैं, अपने सुर जो है वो बगावत ही कर लिए हैं, क्योंकि बीजेपी को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं हो रही कि आखिर नीतीश कुमार ने उनका साथ क्यों छोड़ा। और अब इस बात का जबरदस्त विरोध जो है वो बीजेपी कर रही है। सबसे बड़ी बात ये कि जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सबको ये आदेश बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है कि आप सब लोग जो हैं अपने अपने इलाकों में जाइए, अपने यहाँ के जितने आपके जिला मुख्यालय हैं आप वहां पर जाइए जिला वाइज, और वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए कि कैसे नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ दगा की है, धोखा क्या है। देखिए, तमाम लोग धरने पर बैठे हैं, अपना विरोध इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। और अब अगले कुछ दिन ये सिलसिला जो है थमेगा नहीं, क्योंकि सब लोगों को आदेश ये दिया जा रहा है कि अपने अपने यहाँ पर जो जहां है वहां के जिला मुख्यालयों पर जाइए, अपना विरोध आप लोग जताइए। इसके अलावा तमाम राज्य के जो सांसद वगैरह उन सबको भी आदेश दिया गया है कि इस विरोध प्रदर्शन का आप लोग हिस्सा बनिए। बिल्कुल, देखिए, सरकार से अलग होते ही अब बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है, लेकिन बीजेपी शायद ये भूल गई है। यही चीज अभी हाल में महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी की है, लेकिन अब वही काम जब नीतीश कुमार ने किया है तो वो उससे विश्वासघात कह रही है। और इसी आक्रामक अंदाज को लेकर, इसी चीज का विरोध करते हुए बीजेपी देश में कई जगह पर मुखर होकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है बिहार में, क्योंकि वहीं पर तख्ता पलट हुआ है। अब आज बीजेपी का दरअसल ये कहना है कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार बना रही है जेडीयू। अब से पहले आरजेडी पर आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, लेकिन आज उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना रही है। लेकिन बीजेपी जो अब तक बाकी राज्यों में करती आई है, वही काम जो है आज बीजेपी के साथ हुआ है, यानी नीतीश कुमार ने आईना दिखाया है बीजेपी को। निदा, बिल्कुल, तो अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाओं का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आइए कुछ प्रतिक्रियाएं आई है बीजेपी लीडर्स की, वो आपको सुनवाते हैं। शर्मिंदा होने के लिए इससे दूसरा कोई गोएबल्स की थ्योरी वो नहीं दे सकते। मुंह छुपाने के लिए राजनीतिक दृष्टि से इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये न चिराग फार्मूला है,
न आरसीपी फार्मूला है, ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षा फार्मूला है। रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। देखिए, आज नोट कर लीजिए, ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, उसके पहले ये सरकार गिर जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो कल्चर है, गुंडा संस्कृति, हड़पो, अपहरण, ये जो उनका कल्चर है, हुड़दंग करना, उसे वो कभी बाज नहीं आ सकते। और नीतीश कुमार पिछले भी कार्यकाल में राजद के लोगों को रोक नहीं पाए। लालू यादव का हस्तक्षेप, कौन डीएसपी बनेगा, कौन दरोगा बनेगा, कौन थाना प्रभारी बनेगा, तो बीजेपी ने जितना सहयोग दिया, बीजेपी का जिस प्रकार का सहयोग था काम करने के लिए, जो स्वच्छंदता थी, उसके बावजूद जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और जो धोखा और विश्वासघात किया है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हमारा नेतृत्व तो कह ही रहा था कि वो 2025 तक मुख्यमंत्री हैं, हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, कभी सम्मान में कोई कमी नहीं की। और साथ साथ में परसों ही तो बुनकर दिवस में हम लोग साथ साथ थे, हमने फूल का गुलदस्ता उनको कार्यक्रम में दिया। ये पता नहीं था कि गठबंधन का आखिरी गुलदस्ता। चलिए, तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सम्मान तो पूरा दिया गया था, फिर आखिर क्यों ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार अलग हो गए। हालांकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री बनने की चाह ऐसी रही कि वो अलग हो गए, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि जेडीयू का यानी नीतीश कुमार का बीजेपी से मोह भंग हो गया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, जाति जनगणना जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दोनों की अलग राय रही। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि आखिर दोनों के बीच दूरियां क्यों आई। यूपी चुनाव में गठबंधन न होने पर भी दोनों पार्टियों के बीच मतभेद रहा था। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में आखिर दूरियां क्यों आई। आरसीपी सिंह को लेकर भी दोनों के बीच दूरियां जो थी वो बढ़ने लगी थी। निदा जी बिल्कुल, आगे हम आपको बताएं कि दूरियों की और वजह जो थी वो क्या रही। चिराग ने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा था, यह भी एक वजह थी जो दूरी में तब्दील होती चली गई। और इसके अलावा जो अहम बात थी बीजेपी जेडीयू में दूरियों की, वो ये कि बीजेपी ने चिराग पर कोई दखल अंदाजी जो थी वो नहीं की थी। इससे भी नाराज नीतीश कुमार जो थे वो बताए जा रहे थे। तो बीजेपी किस तरीके से चुप्पी साधे हुए थी, कोई दखल अंदाजी नहीं की, तो जातीय जनगणना जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अलग राय, मतलब कुछ भी अगर होता था बीजेपी जेडीयू के अंदर तो एक अलग राय, एक अलग मत ही चारुल नजर आता था। और यही वजह थी कि दूरियां धीरे धीरे जो थी, जो नजदीकियां थी, वो दूरियों में तब्दील होती चली गई। बिल्कुल, चलिए अब इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, देखिए, आज बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि विश्वासघात किया है नीतीश कुमार ने, लेकिन यही चीज तो उसने महाराष्ट्र में की थी, जब वहां पर सरकार का जो चेहरा है, शक्लो सूरत है, उसे बदल दिया गया। बहरहाल आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि भ्रष्टाचारियों के साथ गए हैं नीतीश कुमार। चलिए, संजीव का रुख करेंगे, उससे पहले ये तस्वीरें आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बीजेपी का प्रदर्शन है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है, अचानक जाकर सरकार बना ली आरजेडी के साथ। ये वही आरजेडी है जिस पर भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाया था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और महज कुछ घंटे में सरकार की जो शक्लो सूरत थी बदल गई थी, तख्ता पलट हो गया था। फिलहाल आप देखिए कि बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पटना राजभवन, जहां पर अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण जो है वो शुरू होने वाला है। नई सरकार का गठन जो है वो हो चुका है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नहीं, हम लोग कहा जाने देश का अपमान किए। हम लोग, ये लोग पहले आगे क्या किए, हम लोगों को तो स्वाभाविक गठबंधन है, नेचुरल मिलन हुआ है। डर है विपक्ष को या विपक्ष आवाज उठाएंगे कहीं जंगल राज ना आ जाए फिर से। देखिए, जो लोग जंगल राज का नाम देते हैं ना, खुद जंगल राज वाले हैं। हम लोग का सामाजिक न्याय का राज रहा, सोशल जस्टिस का राज रहा, एकदम सोशल जस्टिस का राज रहा। के बाद ना अगली खबर पे जाएंगे, ठीक है?
तो पटना राजभवन की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे सब लोग जो हैं इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटे हुए हैं। और अब से थोड़ी ही देर में आपको हम बता दें कि अब से बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा और नीतीश जो है वो 8वीं बार शपथ ले लेंगे। उपराष्ट्रपति नहीं बने इसलिए लालू नहीं आए, लेकिन साथ ही ये कि साथ ही बदलकर मोदी को चुनौती की ये जो तैयारी है। मनोज सिन्हा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। फ्रेम में आ चुके हैं। एक मिनट क्या कहेंगे बड़े खुश दिख रहे हैं आप। बस हो गया, बस ये इबारत बिहार ने लिखी है। 2 व्यक्तियों का शपथ ग्रहण नहीं है, बिहार का शपथ ग्रहण है और इतिहास ने नई करवट ली। आईना देखना जरूरी है उनको। वो बिहार के मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। आईना ना हो तो आईना भिजवाया जाए। तो ये इबारत जो आज नई लिखी जा रही है ये बिहार ने लिखी है, लेकिन सवाल ये है कि जब इसी इबारत को लिखने से पहले ही ये इबारत किसी और की डायरी में तब्दील हो जाती थी, उस वक्त बिहार की जनता का ख्याल क्यों नहीं आता था। तो राजभवन पटना से ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चोरी हुई थी, उसके वापसी हुई है और बिहार पूरी तरह से महंगाई से बिहार ही नहीं पूरा देश परेशान है। आज पूरा देश भाजपा से छुटकारा चाहता है। देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है और बिहार से जो शुरुआत हुई है, आदरणीय तेजस्वी जी ने जो कदम बढ़ाया आगे बढ़ करके और नीतीश जी के साथ मिल करके जो बिहार को बचाने की कोशिश की है, यही कोशिश पूरे देश को बचाने के लिए होगी। बिहार बचेगा तो देश बचेगा। तो इस बड़ी खबर पर तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आइए कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। दरअसल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं और अब वो गुजरात पर पूरा फोकस करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कोशिश है गुजरात के लोगों को लुभाने की। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब वो अपने गुजरात दौरे पर हैं तो वहां पर महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा का ऐलान अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। मतलब जो कार्ड दिल्ली में खेला था कि महिलाओं के लिए बस फ्री सेवा, महिलाओं के लिए कई चीजें लेकर आए थे, उसी कार्ड को आगे बढ़ाते हुए अब यही कार्ड जो है वो गुजरात में प्ले करने की तैयारी में है। अब महिलाओं के लिए कौन सी बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल करेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में पैर पसारती जा रही है चारों। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि 3 वादे कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के संयुक्त अरविंद केजरीवाल। चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, उसके बाद आप देखिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चुके हैं। इसके साथ ही आदिवासियों के लिए घोषणा कर चुके हैं। मेहुल झाला हमारे साथ बने हुए हैं, मेहुल झाला से जानते हैं। मेहुल, आज चौथा वादा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि मुफ्त की योजनाएं देकर ये रेवड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख लिया है और उन्होंने भी टिप्पणी की थी। पर जिस तरह से देखा जाए कि लगातार 15 दिनों के भीतर अरविंद केजरीवाल गुजरात में चौथी बार आ रहे हैं और पहले 3 बार में सूरत में उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। उसके बाद गिर सोमनाथ गए थे। गिर सोमनाथ में उन्होंने बेरोजगार युवाओं को नौकरी का 10 लाख नौकरी का वादा किया था और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 3000 रुपये का मुआवजे का भी ऐलान किया था। उसके बाद व्यापारियों से भेंट की थी जामनगर और राजकोट में। वहां उनसे उनकी व्यथा लघु मध्यम जो उद्योगकार है उनसे उनको आ रही अपने उद्योग या व्यवसाय में जो दिक्कत है उनको लेकर परामर्श किया था। उसके बाद दाहोद गए थे आदिवासी बहुल इलाके में, वहां उन्होंने आदिवासी उत्कर्ष के लिए ऐलान किया था। आज जो अभी 3 बजे अरविंद केजरीवाल पहले पालनपुर जाना था बनासकांठा के इलाके में, पर इससे पहले वो दौरा कैंसिल हो गया और आज अहमदाबाद में तकरीबन 3 बजे के आसपास गांधीनगर हाईवे पर आए कन्वेंशन सेंटर में महिलाओं से बातचीत करेंगे और महिलाओं के लिए जो उनके दिमाग में है, उन्होंने दिल्ली और पंजाब में जो कुछ योजनाएं घोषित की थी उसको लेकर महिलाओं का दिल छूने लेने वाली कोई योजना का ऐलान कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी अब कम से कम तकरीबन 2.5 से 3 महीने बचे हैं चुनाव के ऐलान के लिए गुजरात विधानसभा के। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अपनी जोर आजमाइश गुजरात की ओर कर ली है और फोकस कर दिया है कि पंजाब की तरह गुजरात में भी फतेह करना है। बस इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल पिछले 15 दिनों के अंदर ये चौथी बार आए हैं इस महीने में और हो सकता है कि इसके बाद भी आने वाले दिनों में अगस्त तक में और 3 से 4 दौरे गुजरात के करें और अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत नींव रखे उनकी।
बिल्कुल मेहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फ्री की रेवड़ी ना बांटो, ये एक बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तब फ्री राशन दिया गया था, तो क्या तब वो फ्री की रेवड़ी नहीं थी? और सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि अगर मैं मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ, मैं मुफ्त अगर दवाई दे रहा हूँ, तो क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अकेला ऐसा नहीं जो ये काम कर रहा हूँ, बल्कि 39 अमीर देश ऐसे हैं जो अपने देश में फ्री की राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि फ्री में लोगों को सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। दरअसल आपको बताने की लंबे इंतजार के बाद पूरे 40 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो था वो हो गया, लेकिन अब जिस तरीके से 50-50 के फॉर्मूले पर शिवसेना आगे बढ़ी है, एकनाथ शिंदे आगे बढ़े हैं और देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़े हैं, बीजेपी और शिवसेना मिलकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 18 विधायकों ने मंत्री के तौर पर शपथ तो ले ली है, लेकिन अब विभागों को लेकर आगे क्या? क्योंकि विभागों पर लगातार मंथन जो है वो चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि विभागों को लेकर कोई रोड़ा फिर से अटक जाए चारों। बिल्कुल, देखिए ये जानना जरूरी है कि संभावित विभाग कौन कौन से हो सकते हैं। जेडीयू की तरफ से 9 और उधर से आप देखिए कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी 9 लोग जो हैं, विधायक जो हैं वो शपथ ले चुके हैं। ये नए मंत्रियों के संभावित विभाग कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर सरकार बना चुके हैं। यानी राधा कृष्णन विखे पाटिल बीजेपी से है, इन्हें राजस्व विभाग जो है वो मिल सकता है। सुधीर यहाँ पर देखिए बीजेपी से है, ऊर्जा और वन विभाग जो है वो इन्हें मिल सकता है। ये आपको बता रहे हैं संभावित विभाग कौन कौन से हैं। विजय कुमार गावित हैं, बीजेपी से हैं, इन्हें कहा जा रहा है कि आदिवासी विभाग जो है वो सौंपा जा सकता है। चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के हैं, सार्वजनिक निर्माण कार्य, ये विभाग जो है उन्हें दिया जा सकता है। तो गहन मंथन चला है कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसको लेकर कोई रस्साकसी ना हो जाए, कोई मतभेद ना हो जाए, इसलिए गहन चिंतन मनन के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल रहे हैं, जिसमें संभावित विभागों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही हम आपको बता रहे हैं किसे कौन सा विभाग दिया जा सकता है। दादा साहेब भुसे शिवसेना से है, इन्हें कृषि विभाग देने की बातें जो है वो सामने आ रही है। देखिए फिलहाल ये संभावित विभाग है, लेकिन तस्वीर कुछ समय बाद ही साफ हो पाएगी। संजय राठौर बीजेपी से हैं, सामाजिक न्याय विभाग जो है कहा जा रहा है कि वो इन्हें दिया जा सकता है। इसके बाद संदीपन भुमरे है, शिवसेना से आते हैं, रोजगार गारंटी, ये विभाग जो है इन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा उदय सामंत शिवसेना से आते हैं, उद्योग विभाग कहा जा रहा है कि इन्हें दिया जा सकता है। किस नेता को कौन सा विभाग दिया जा सकता है, संभावित विभाग कौन सा हो सकता है, ये फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं और यही जो जानकारी है वो मिल रही है। निदा, ये हम जो है दिखाएंगे आपको, निदा के पास पहुंचेंगे और देखिए सबसे अहम चीज है निदा की, जिस तरह से हम देख रहे हैं संभावित विभाग जो है उसकी लगातार हमने चर्चा की है। 9 विधायक जो है दोनों ही पार्टी की ओर से फिलहाल कल शपथ ले चुके हैं, लेकिन संभावित विभाग कौन से होंगे इस पर लगातार चर्चा हो रही है। बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शुभम जो है वो हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। शुभम, विभागों को लेकर मंथन हो रहा है, अभी तक मंथन ये हो रहा था कि आखिर मंत्री पद की शपथ किसे दिलाई जाए। अब जब मंत्री पद की शपथ हो गई तो अब टेंशन ये है कि कौन सा विभाग किसके पास रखा जाए। नहीं लग रहा कि हर अगला कदम महाराष्ट्र सियासत का चुनौती भरा है। देखिए बिल्कुल जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो राजनीति है उसमें जो नेता है वो फूक कर कदम रख रहे हैं, जिस तरीके से चाहे सरकार बनाने को लेकर हो, मंत्रालय का बंटवारा हो, मंत्रियों की शपथ हो, इसमें बहुत सारा समय लग गया और आज दोपहर 3 बजे ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कौन सा मंत्री जो है किस विभाग का होगा, कौन सा मंत्रालय उससे मिल जाए। जो जानकारी सामने आ रही है न्यूज इंडिया के पास की, जो शिवसेना जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी, जो उद्धव ठाकरे जब मुखिया थे, तो शिवसेना के पास जो मंत्रालय था उन्हीं मंत्रालयों को इस बार भी इस सरकार में उन्हें दिया जा सकता है। जैसे देखिए उदय सामंत पिछली सरकार में मंत्री थे, वो इस बार मंत्री हैं, लेकिन इस बार उनका मंत्रालय बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय और फाइनेंस जैसे डिपार्टमेंट जो है अपने पास रखेगी। यहाँ पर कुछ चेहरों को मौका दिया, कुछ नए चेहरे जो इस बार बीजेपी उनके ऊपर दाव खेली, जैसे राधा कृष्ण विखे पाटिल हो और ऐसे तमाम जो नेता हैं उनके ऊपर बीजेपी ने दाव खेला, जैसे मंगल प्रभात लोढ़ा हो, इनके ऊपर बीजेपी ने नया दाव खेला है। पुराने लोगों को इस बार बिठा दिया है और नए चेहरे पर मौका जो है इस बार बीजेपी दे रही है। जबकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, इस बार भी नगर विकास उनके ही खाते में है। उसके अलावा 2 से 3 और जो मंत्री उनके साथ थे उन्हें भी इस बार मंत्री वही पद दिया जा रहा है जिसके वो मंत्री पहले 2.5 साल जो है वो रह चुके थे।
बिल्कुल शुभम, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए शुरुआत में हमने देखा कहीं ना कहीं विभागों को लेकर ये एक ऐसा मुद्दा रहता है जिसको लेकर दो पार्टियां जब महागठबंधन करती हैं तो उनके बीच रस्साकसी हो जाती है, सामंजस्य नहीं बन पाता है। लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है कि फिलहाल संभावित विभाग कौन से हैं इसकी तो चर्चा हो गई है, लेकिन इसको लेकर भी गहन चर्चा जो है दिल्ली में भी हुई है, दिल्ली में भी बैठकों का दौर जो है वो चला है। देखिए बिल्कुल चारू जी, ये जो मंत्रालय जिन मंत्रियों को मिले कि इसकी पुष्टि जो है बीजेपी आला कमान यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, क्योंकि महाराष्ट्र में फूक कर जो कदम रखा जा रहा है नेताओं की तरफ से सिर्फ अमित शाह के इशारे पे ही किया जा रहा है। कौन सा मंत्री किस विभाग का होगा, किसको कितने साल तक रहना चाहिए, किसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, किसको मंत्री पद दिया जाना चाहिए, ऐसे सारे तमाम विषयों की जो पुष्टि की है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इस वजह से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो दिल्ली से इस रिमोट कंट्रोल के इशारे से चल रही है। कहीं न कहीं फडणवीस जो बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका तजुर्बा है, इस बार वो मंत्री बनकर रहे। एकनाथ शिंदे इससे पहले कई मर्तबा जो है वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके, लेकिन इस बार सीएम है। तो अब ये दोनों दलों को एक साथ महाराष्ट्र को चलाना है, 2.5 साल चलाना है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे है वो शिवसेना को तोड़कर जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ आए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर तमाम जो दोनों नेता हैं वो फूक कर कदम यहाँ पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका देखना होगा कि जब विभागों पर मंथन पूरा होगा तो आखिर किसके हिस्से में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है। हालांकि संभावित चेहरे अभी बहुत ज्यादा हैं और संभावित विभाग के बारे में भी नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से अहम खबर का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताएं आपको कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है। हालांकि आतंकियों में मुठभेड़ जो है वो लगातार अभी भी जारी है, लेकिन 3 आतंकियों के होने की खबर इलाके में जो है वो मिल रही है। लेकिन चारों तरफ से फिलहाल हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और चौतरफा घेर कर उन्हें मारने की कोशिश जो है वो की जा रही है हमारे सैनिकों की तरफ से। तो जम्मू कश्मीर बडगाम से ये अहम खबर, जहां पर इलाके में 3 आतंकियों के होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन तलाशने की कोशिश की जा रही है और हमारी सेना ने पूरा मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि चारुल, जिस तरीके से आतंकी जो है अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी ऐसा कोई भी त्योहार आता है तो हमेशा दहलाने की कोशिश वो करते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से कहीं ना कहीं उनके नापाक मंसूबे जो है वो नाकामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जम्मू कश्मीर की जब बातें हो रही थी तो यहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले देश को दहलाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं की जा रही थी, बल्कि आजमगढ़ से भी यूपी एटीएस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है और यहाँ से आईएसआईएस का आतंकवादी जो है वो पकड़ा गया है। साफ तौर पर इसके जो कनेक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आईएसआईएस का जो रिक्रूटर है उससे इस व्यक्ति का सीधा संपर्क था और काफी अहम जानकारियां जो है इससे यूपी एटीएस ने जुटाई है। साफ तौर पर कहना है जिहादियों के साथ मिला हुआ था और देश को दहलाने की साजिश इसके द्वारा की जा रही थी। कई चीजें उसके पास से बरामद की गई, कई सामान ऐसा बरामद किया गया है जिसमें राइफल्स हैं, जिसमें तार हैं, जिसमें तमाम चीजें हैं जो देश को दहलाने की साजिश में वो इस्तेमाल करने वाला था। बहरहाल कहा जा रहा है इसका एक और साथी है जिसे यूपी एटीएस ने धर दबोचा है, उससे भी तमाम जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इनकी दरअसल साजिश थी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में धमाके किए जाए, देश में अमन जो है उसे बिगाड़ा जाए, देश में फिजा जो है उसे बिगाड़ा जाए और इसी के तहत प्लानिंग की जा रही थी। यहां तक कि सोशल साइट्स पर भी कहा जा रहा है कि इसके जो मित्र थे वो आईएसआईएस की ट्रेनिंग से जुड़े हुए जानकारियां इसे दे रहे थे और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन तमाम जानकारियों को जुटाकर वो देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। निदा, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आजमगढ़ में एटीएस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के हौसले पस्त भी कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं या जिन्हें लगता है कि वो आएंगे और अपने देश के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे देंगे। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो ये जाता है कि अगर आपने किसी भी तरह से देश को दहलाने की साजिश रची या फिर किसी भी आतंकी गतिविधि में आप लोग शामिल हुए तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, कितनी बड़ी कामयाबी ये समझा जाए क्योंकि यूपी को दहलाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है?
जी बिल्कुल, देखिए हम अगर बात करें तो एटीएस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से आजमगढ़ का रहने वाला ये सबाउद्दीन जो इसके मंसूबे थे, जब इसकी जानकारी एटीएस को लगी तो काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ है और ये काफ़ी बड़ी साजिश रच रहा था। ये AIM का सदस्य अपने आप को बताता था। इसके अलावा ये आने वाले वक्त में चुनाव लड़ना चाहता था सभासद का, जिससे वो और अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ सके। और ISIS से इसके सीधे लिंक मिले हैं। जो इसका मोबाइल बरामद हुआ है, जो इसका लैपटॉप बरामद हुआ है और इसके पास जो तमाम सामग्री बरामद हुई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। इसके मोबाइल पे तमाम ऐसे जो व्हाट्सएप इसने ग्रुप बनाया था और युवाओं को खास तौर पर ये अपने साथ जोड़ रहा था कि आने वाले वक्त में एक बड़ी घटना को अंजाम दे सके। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को एक बड़ी साजिश इसने रच ली थी, बस उसको अंजाम देना बाकी था। इसके तमाम स्लीपर सेल्स जो साथी हैं वो भी आजमगढ़ में मौजूद हैं और एटीएस पिछले 1 महीने से वहां इसको पकड़ने के लिए वहां पर उसने जाल बिछा रखा था। और अब जाके इसकी जब फुल प्रूफ प्लानिंग हो गई और इसकी तमाम चीज़ें जब खुलासा हुआ तब जाके एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया। फिलहाल इसके तमाम जो साथी हैं वो आजमगढ़ में अभी भी छुपे बैठे हैं, ऐसा एटीएस के जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। और तमाम लोगों को जब इस तरीके की कोई गिरफ्तारी होती है तो बाकी और आतंकियों को एक मैसेज जाता है कि आप लोग अगर कोई भी हरकत करेंगे या ऐसे वक्त में जब 15 अगस्त की तैयारियां पूरा देश कर रहा है, अगर देश को ही दलाने की साजिश आप रचेंगे तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं नोएडा पुलिस के सम्मान की बात, क्योंकि आपको याद होगा श्रीकांत त्यागी, वो नाम, वो चेहरा जिसने 5 दिन से नोएडा पुलिस की नाक में दम कर रखा था, लेकिन 5 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। 25,000 का इनाम पहले उसके ऊपर रखा जाता है, लेकिन अब जिन लोगों ने उसकी ये गिरफ्तारी मुमकिन की और उसको गिरफ्तार किया, अब उसी पुलिस की हौसला अफजाई की तैयारी जो है वो की जा रही है। और अब आपको बताने की राज्य की तरफ से इन पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। चारुल, बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सबसे अहम चीज है कि यही पुलिस जिसने इतनी टीमें बनाई, लेकिन आखिरकार 5 दिन बाद श्रीकांत त्यागी को पकड़ा गया। और इस गिरफ्तारी में आप देखिए कि फिलहाल कहा जा रहा है कि 25,000 का इनाम जो है वो घोषित किया गया था श्रीकांत त्यागी पर, लेकिन उसके बाद टीम ने इससे पकड़ा और उसके बाद इनाम की घोषणा जो है वो की गई है उस टीम के लिए जिसने श्रीकांत त्यागी को पकड़ा है। श्रीकांत त्यागी जिसने नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी की और बदसलूकी करने के बाद आपने देखा कि वो फरार हो गया। उसके बाद बहरहाल उस पर मामला दर्ज किया गया और उसमें आप देखिए कि किस तरह से इस व्यक्ति को 5 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। निदा, बिल्कुल, तो गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस को सम्मानित करने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन जाते जाते एक खबर जो आपको सावधान करेगी, इस खबर को आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की, क्योंकि हर दिन जब निकल रहा है तो इन मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो जरूरी एहतियाती कदम आपको बताए गए हैं उन्हें उठाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर तमाम तैयारी, तमाम एहतियाती कदम जो है उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है 2000 से ऊपर। आइए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना जो है वो कैसे अपना कहर बरपा रहा है। कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या कहां पर कितनी है उसके इन ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको कि हरिद्वार का जिक्र करें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर केस आए हैं सामने। अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी केस जो है वो लगातार सामने आए हैं। इसके अलावा चमोली की बात करें तो यहाँ पर 2 केस अभी तक सामने आए हैं चमोली से, और इसके साथ ही अगर आगे बढ़ते हैं नैनीताल का हम जिक्र करते हैं तो 40 केस अभी तक नैनीताल में मिल चुके हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े हम आपको उत्तराखंड के बता रहे हैं। पौड़ी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 11 मामले सामने आ चुके हैं। एक तरफ देश में मंकी पॉक्स का कहर तो दूसरी तरफ कोरोना से निजात भी नहीं मिल रही है। सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है ताकि ऐसे वक्त में एहतियात जो है वो बरता जाए, मामले जो है वो ना बढ़े, क्योंकि पहले से ही मंकी पॉक्स को WHO ने भी एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना पहले से एक वैश्विक महामारी के तौर पर पूरी दुनिया को सताता रहा है। ऐसे में मामले जो है वो अचानक से बढ़ने लगे हैं। बहरहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार समझाया जा रहा है कि बढ़ते मामले जो है किस शहर में कितने हैं और उत्तराखंड के ग्राफिक्स आपको बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो एक्टिव मरीजों की संख्या अब तक हमने पहुंचाई कि बारी बारी कहां से कितने आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं। कुल मिला के ये खबर दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग सावधान रहिए, कोई भी लापरवाही जो है आप लोग नहीं बरतिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। कल फिर से हम हाजिर होंगे खबर सीधे न्यूज रूम से लेकर।